हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 84, या फिर हम कह सकते हैं कि ये 5वें चैप्टर का 11वां वीडियो है। और इससे पहले 83 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है, हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ साथ, मैकेनिज्म। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हमें आज सीखना है कि अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। हिंदी में आप लिख सकते हो, अल्कोहल को कैसे लिखते हैं? ROH। आप हिंदी में अल्कोहल लिख लो या ROH संकेत में लिखोगे तो इसका मतलब भी क्या होता है? अल्कोहल ही होता है। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन को हम कहते हैं निर्जलीकरण। अल्कोहल के निर्जलीकरण, अल्कोहल के निर्जलीकरण की मैकेनिज्म को क्या कहते हैं हिंदी में? मैकेनिज्म को कहते हैं क्रियाविधि। ठीक है, निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो ये हमारा हेडिंग हुआ। आज हमें इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनके निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या होती है। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो आप। तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे कि अल्कोहल का मीनिंग क्या है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। फिर हम समझेंगे कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग होता है, और फिर हम समझेंगे कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है। ठीक है, इन सारी बातों के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा जैसा कि आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, या अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो इसमें बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अल्कोहल किसे कहते हैं। तो अल्कोहल के बारे में जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र, जैसा कि यहाँ बताया था, सामान्य सूत्र होता है ROH। अब यहाँ R क्या होता है? R तो होता है एल्काइल ग्रुप। R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। जैसे आपका CH3 के आगे आप OH लगा सकते हो। OH तो एल्कोहलिक ग्रुप है। OH को आप हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कह सकते हो, एल्कोहलिक ग्रुप भी कह सकते हो। तो एल्काइल ग्रुप के आगे आपको OH लगाना है। जैसे मिथाइल के आगे OH लगा दिया तो क्या नाम हुआ? मिथाइल अल्कोहल। और यदि आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इसके आगे OH लगा दिया तो ये ग्रुप क्या है तो ये एल्काइल ग्रुप, पर ये है इथाइल, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से यदि 3 कार्बन आपने ले लिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके आगे आपने OH लगा दिया तो 3 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं प्रोपाइल, तो ये बन गया प्रोपाइल अल्कोहल। ये सारी बातें आपने क्लास 10th 11th और 12th में पढ़ रखी हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। मिथाइल अल्कोहल को आप मीथेनॉल भी कह सकते हो इसे, इथाइल अल्कोहल को आप इथेनॉल भी कह सकते हो, और प्रोपाइल अल्कोहल को आप प्रोपेनॉल भी कह सकते हो। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं।
तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को एक्सप्लेन करो डिटेल में, तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको पहले तो बताना है कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। किसी किसी कंपाउंड से, मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, किसी कंपाउंड से H2O, H2O का मतलब जल, वाटर, H2O का एलिमिनेट होना। ठीक है, किसी कोई भी कंपाउंड है और उससे क्या निकल रहा है बाहर, H2O। तो H2O का एलिमिनेट होना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। भाई डी माने हमेशा रिमूवल ही होता है, एलिमिनेट होने के लिए ही डी वर्ड का यूज किया जाता है, DED। ठीक है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो सबसे पहले लिख के आनी है एग्जाम में, और आप मेरे साथ साथ लिखा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे नोट्स आपके साथ साथ बनते रहें। तो यदि कोई भी आपसे पूछता है कि डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग है, तो आपको ये बताना है मीनिंग, कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड से क्या एलिमिनेट हो रहा है, H2O एलिमिनेट हो रहा है या H2O का एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। अब यदि आपके पास एल्कोहल है और आपको एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। या तो हमें मिलेगा डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिसे आप एल्कीन कहते हो या फिर ओलिफिन भी कहते हो, और या फिर मिलेगा आपको ईथर। तो यहाँ दूसरा पॉइंट आपको ये जरूर लिख के आना है एग्जाम में, कि जो एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से, यदि आप एल्कोहल में से पानी निकाल दोगे, डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकालना, नाम से ही पता चल रहा, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब जल को निकालना। ठीक है, तो एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से ओलेफिन्स, या तो ओलिफिन्स बनेंगे। ओलिफिन्स समझते हो किसे कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं एल्कीन्स को। और एल्कीन्स पता किसे कहते हैं, पता होगा आपको, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां हमें पता चला कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ओलिफिन्स व ईथर, ईथर, ईथर का फार्मूला आपके याद होगा, ROR, ईथर प्राप्त होते हैं। एक ये चीज ध्यान रखनी है आपको, कि जब भी आप एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे, तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से या तो आपको ओलिफिन्स मिलेंगे यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मिलेंगे अर्थात एल्कीन्स मिलेंगे, और या फिर आपको मिलेंगे ईथर। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास कोई अल्कोहल है और आपको उसका डिहाइड्रेशन करना है, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह हम डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल का, अल्कोहल में से पानी कैसे निकाल लेंगे। याद होगा आपको 11th 12th में सिखाया था। अल्कोहल में से यदि आपको पानी निकालना है, तो अल्कोहल को किसी एसिड के साथ आप गर्म कर दो बस। आप किसी एसिड के साथ जब अल्कोहल को गर्म करोगे, तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये लिख कर आना है कि एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करने के लिए, एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करने के लिए उन्हें, उन्हें का मतलब किन्हें, एल्कोहल्स को, उन्हें एसिड के साथ, एसिड के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। एसिड के साथ गर्म किया जाता है। गर्म को आप हीट भी कह सकते हो, हीट किया जाता है। तो आप कोई भी अल्कोहल लो,
और उस अल्कोहल को एसिड के साथ गर्म कर दो, तो उस अल्कोहल का क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है। और मतलब कोई भी अल्कोहल जिसे आप डिहाइड्रेट करना चाह रहे हो उसे आप एसिड के साथ गर्म करोगे। इसके भी दो तरीके हैं। इस रिएक्शन को आप दो तरीके से कर सकते हो। यहां लिख लो इस पॉइंट को। इस रिएक्शन को दो टाइप से या टू टाइप से किया जाता है या किया जा सकता है। इस रिएक्शन को यदि आप करना चाहते हो, यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आप करना चाहते हो, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन दो तरीके से आप कर सकते हो। इसमें जो पहला तरीका है कि अल्कोहल को या तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करो। लिख लो यहाँ नंबर 1, पहला तरीका। अल्कोहल की जगह ROH लिख सकते हैं हम। अल्कोहल को आप कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H3PO4। H3PO4 क्या होता है, फास्फोरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म करके। एक तो तरीका ये है कि आपके पास जो अल्कोहल है उस अल्कोहल को आप या तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ या फिर कंसंट्रेट H3PO4 के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दो। ठीक है। एक दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका यह है कि आप जो अल्कोहल है उसे ही गर्म कर दो, यानी अल्कोहल को गर्म करके उसके वेपर्स बना लो, भाप बना लो उसकी। और अल्कोहल की वेपर्स को, भाप को आप एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित कर दो। एल्यूमिना होता है Al2O3। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि एल्यूमिना भी एक एसिड है। लुईस एसिड होता है एल्यूमिना। ठीक है। दूसरा तरीका ये लिख लो आप, नंबर 2। आप डिहाइड्रेशन या तो इस तरीके से करो कि अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H3PO4 के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि अल्कोहल को ही गर्म कर दिया हमने, अल्कोहल की वेपर्स को, यानी अल्कोहल को गर्म करके उनकी भाप बना दी। अल्कोहल की वेपर्स को एलुमिना एलुमिना फार्मूला क्या होता है एलुमिना का, Al2O3। Al2O3 के ऊपर प्रवाहित करके। और एक चीज ध्यान रखनी है कि इस जगह भी आपका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। यहां लिख देते हैं हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर ही आपको प्रवाहित करना है। तो हमने क्या क्या बातें सीखी वो समझ लो। हमने सीखा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का बेस। इसमें हमने सीखा कि किसी भी कंपाउंड से H2O का एलिमिनेशन जब भी होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। फिर हमने सीखा कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से या तो ओलिफिन्स बनते हैं, यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, या फिर बनते हैं ईथर। फिर हमने सीखा कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए उन्हें एसिड के साथ हीट अप किया जाता है, एसिड के साथ गर्म करते हैं। और दो तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H3PO4 के साथ हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दो। और दूसरा तरीका यह है कि अल्कोहल की वेपर्स लो और उन्हें एल्यूमिना के ऊपर फ्लो कर दो। ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करते हैं हम।
पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। देखो एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, एक हेडिंग लिख लो आप, नोट। बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको, एक हेडिंग लिख लो, नोट। एक मिनट देख लो जरा, ये कलर सही चमक रहा क्या बोर्ड के ऊपर? ये कलर थोड़ा कम चमक रहा, चेंज करते हैं इसे। चलो हम लिखते हैं इस वाले कलर से लिखते हैं। चलो नोट हेडिंग लिखो। इसमें लिखो जो हमारे एल्कोहल्स हैं ना, एल्कोहल्स के डीहाइड्रेशन, एल्कोहल्स के डीहाइड्रेशन के ईज, ईज का मतलब होता है आसानी या सुगमता, सुगमता कहते हैं हिंदी में। तो एल्कोहल्स के डीहाइड्रेशन के ईज यानी सुगमता का ऑर्डर। ठीक है, मतलब कहने की बात पता क्या है, मैं आपको सिखाना चाह रहा कि मान लो आपके पास कई तरह के अल्कोहल हैं। प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। और आपको ये पता करना कि इन अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल ऐसा होगा जो सबसे आसानी से पानी छोड़ देगा अपना, सबसे आसानी से जिसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि सबसे आसानी से जो डिहाइड्रेशन होता है ना, वो होता है टर्सरी अल्कोहल का। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखना कि जो टर्सरी अल्कोहल होगा 3 डिग्री ROH, उसकी खासियत यह है कि उसका डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होता है। और उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। और उससे भी ज़्यादा बाद में प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल ऐसा होता है जिसका डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से होता है, ईज का मतलब होता है सुगमता, सरलता से कौन सा अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो आपको बताना है कि टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे अच्छा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन उससे कम होगा, और प्राइमरी अल्कोहल में यदि आपको डिहाइड्रेशन करना है तो प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के चांस बहुत कम होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, चलो ध्यान से देखना आप। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लिखते हैं और एग्जांपल में ही समझेंगे हम। मान लो आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बताओ प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं? क्योंकि ये वाला कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्राइमरी कार्बन है। वो प्राइमरी कार्बन इसलिए है क्योंकि वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है या प्राइमरी कार्बन एटम। इसे आप कहते हो 2 कार्बन वाला एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल। तो यदि आप इथाइल एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना चाहते हो, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का क्या करना चाहते हो, डिहाइड्रेशन, जो एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये बात तो पक्की है कि इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें इसे गर्म करना पड़ेगा कंसंट्रेट H2SO4 या H3PO4 के साथ। पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो आपको आपको जो H2SO4 लेना पड़ेगा ना, उसकी स्ट्रेंथ देखो कितनी लिखी मैंने, 95% कंसंट्रेट H2SO4 आपको लेना पड़ेगा। यानी ऐसा H2SO4 जिसका स्ट्रेंथ 95% है। और यहाँ ये प्राइमरी अल्कोहल है और यहाँ आपको पता चल रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हमें 95% कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ लेना होता है। और टेम्परेचर भी हमें ज़्यादा लेना होता है, लगभग 160 से 170 डिग्री सी टेम्परेचर पर आप इसे गर्म करोगे, जब जाके कहीं इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा कि यहाँ से तो निकलेगा H, ये तो H निकलेगा और ये निकलेगा OH। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ
यहाँ लिख देते हैं चलो, -H2O। चलो बाद में लिखेंगे। वहाँ क्या बचेगा बताओ, CH2 बचेगा। पता है ना CH2 बचेगा, एक H निकाल दिया तो CH2। ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, लिख दिया। और यहाँ भी क्या बचेगा, CH2। अब यहाँ लिख देंगे हम कि यहाँ निकला क्या था, H2O निकला था। और ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है, इसे दो कार्बन है तो एथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, एथीन कहते हैं। वैसे आप इसे सामान्य तरीके में, सामान्य पद्धति में, नॉर्मल सिस्टम में आप इसे इथाइलीन भी कह सकते हो। अब देखो यहाँ से तो सारी बात स्पष्ट नहीं हुई। यहाँ तो हमें एक ही बात सीखने को मिली कि इथाइल अल्कोहल को आपने कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सी पर 95% स्ट्रेंथ के साथ गर्म कर दिया और आपको इथीन मिल गया। इससे तो कुछ भी सीखने को नहीं मिला। सीखने को अब मिलेगा जब मैं प्राइमरी अल्कोहल की जगह एक सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा। एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं चलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ जोड़ते हैं OH। अब बताओ मुझे, ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है या नहीं है। आप कहोगे कि सर इसे देखो OH कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक तो, ये कार्बन एक तो इस वाले कार्बन से अटैच है, एक इससे, दो से अटैच है ना ये। और दो से अटैच है तो इसका मतलब सेकेंडरी कार्बन है। और सेकेंडरी कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है तो मैं इस अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल कहूँगा। ये क्या है, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सामान्य पद्धति में नाम बताया मैंने, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो जो ऊपर है। तो आप कह सकते हो 4 कार्बन वाला एल्काइल ब्यूटाइल ही तो होगा। तो मैं इसे कहूँगा 2 डिग्री यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। या आप इसे ब्यूटेनॉल भी कह सकते हो, पर ब्यूटेनॉल कई तरह के होते हैं। इसलिए आप इसका नंबरिंग दो 1 2 3 4 और इसका नाम बताओ, 2 के ऊपर है ना तो ब्यूटेन 2 ऑल है इसका बिल्कुल सही नाम IUPAC में। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और वो प्राइमरी अल्कोहल था। तो यदि आपको सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो इसका थोड़ा सा आसान होगा डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन इसलिए आसान होगा क्योंकि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और इसमें जो कार्बन है ना आपका, ये सेकेंडरी कार्बन, वो मैंने आपको कल भी बताया था कि सेकेंडरी कार्बन की जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता, वो ज़्यादा होती है प्राइमरी कार्बन के मुकाबले। सेकेंडरी कार्बन के ज़्यादा परेशानी होती है और टर्सरी के उससे भी ज़्यादा। तो वे अपनी अवस्था को तुरंत बदलना चाहते हैं। तो इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसानी से होगा, ज़्यादा जद्दोजहद यहाँ करनी नहीं पड़ने की हमें। हमें यहाँ तो लेना पड़ा था 95% कंसनट्रेट H2SO4, यहाँ हमें 60% कंसनट्रेट H2SO4 ही लेना पड़ेगा। यानी ऐसा H2SO4 लेना पड़ेगा जिसका जिसका स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन 60% हो। आप समझते हो ना, 60% कंसंट्रेट H2SO4 का मतलब होता है कि यदि आपने 100 ml H2SO4 लिया ना तो उसमें वास्तविकता में 60 ml तो H2SO4 है और 40 ml है पानी। ये होता है 60% स्ट्रेंथ का मतलब, ठीक है। और टेम्परेचर भी आपका यहाँ लगभग 100 डिग्री सी पर काम चल जाएगा। 100 पर नहीं तो मैक्सिमम यदि आप ले जाओगे तो 200 पर भी काम चल जाएगा, पर 100 पर आपका रिएक्शन हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो यहाँ यहाँ बच्चों की गरारी फंस जाती है, बिल्कुल इसलिए फंस जाती है क्योंकि जिन बच्चों को सेट जेफ का नियम पता है, सेट जेफ रूल, वे तो बिल्कुल सही आंसर दे देंगे यहाँ। पर जिन्हें नहीं पता वे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उन्हें OH तो नज़र आ रहा कि सर ये तो हमें दिखाई दे रहा कि OH यहाँ से निकलेगा, पर H का समझ में नहीं आ रहा इस वाले कार्बन से H निकाल लें या फिर इस वाले कार्बन से निकाल लें H। तो कल भी मैंने डिस्कस किया था, तो आपको ध्यान से समझना है कि OH के साथ H उस कार्बन से निकलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स का नंबर पहले से कम होगा। देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं जबकि इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है वहां से H निकलेगा। ये था सेट जेफ का नियम, ठीक है। क्योंकि ये कैसा कार्बन है बताओ,
ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, इसके ज़्यादा बेचैनी नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं है इसके। और ये है बेटे सेकेंडरी कार्बन, ज़्यादा परेशान है, इसके हाइड्रोजन ज़्यादा परेशान है, चैन से बैठ नहीं पा रहे। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलने के चांस हैं वे ज़्यादा हैं, निकल तो जाएगा यहाँ से भी। प्रोडक्ट तो मैं एक तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के बनाऊंगा प्रोडक्ट, जब यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊंगा। एक प्रोडक्ट ऐसा बनाऊंगा कि उसमें OH तो यहाँ से निकलना ही है, H यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे। दोनों तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, देखते रहो ध्यान से। CH3 सिंगल बॉन्ड, मैं तीर के नीचे लिख रहा है यहाँ लिख दूँ बेटे कोमा लगा के -H2O, ये तो हमारा निकलना ही था H2O। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH के बाद क्या लिखूं, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लिखना बताओ, सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो प्रोडक्ट ये बन रहा हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड बना है, एक यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे यहाँ लिख देते हैं प्लस करके। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा आपको, ये लगा दिया मैंने यहाँ प्लस का निशान, और H2O ये निकाल दिया यहाँ से, समझ रहे, तीर के नीचे लिखा -H2O। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है पहले वाला, इसका नाम, ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है, पर जब आप इस पे नंबरिंग करोगे इस वाले प्रोडक्ट पे 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। वैसे ब्यूटीन 2 कह दो या 2 ब्यूटीन कह दो, पर सबसे अच्छा नाम यही है ब्यूट 2 इन। और इसमें नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, बताओ नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। अब बताओ ब्यूट 2 इन ज़्यादा बनेगा या ब्यूट 1 इन ज़्यादा बनेगा, बताओ। आप कहोगे कि सर वो ज़्यादा बनेगा, वो वाला प्रोडक्ट जिसमें हाइड्रोजन वहाँ से निकला है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम थी, यहाँ थी हाइड्रोजन की संख्या कम, यहाँ ज़्यादा थी, तो ये वाला प्रोडक्ट यानी ब्यूट 2 इन ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये बनेगा मोर, मोर माने मोर क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में, और ये बनेगा लेस क्वांटिटी में, कम मात्रा में। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्यों बनेगा, मैंने रीज़न आपके सामने बता दिया, यहाँ रीज़न है सेट जेफ का नियम, यहाँ लिख देते हैं चलो सेट जेफ। सेट जेफ रूल है, क्लास 11 12th में भी आपने पढ़ा है, इसलिए वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हो, आप लिख कर आ सकते हो कि इस रिएक्शन में, मेरे साथ साथ लिखो, इस रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट बनने चाहिए, बनने चाहिए, दोनों प्रोडक्ट बनने चाहिए, बट फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है बताओ, फर्स्ट प्रोडक्ट है ब्यूटूइन, हाई अमाउंट में बनता है, तथा सेकंड प्रोडक्ट लेस अमाउंट में बनता है। यदि आपको रीज़न एक्सप्लेन करना है तो रीज़न भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेट जेफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। कारण आप ये भी बता सकते हो कि इसका कारण ये है कि, चलो लिख देते हैं, क्योंकि
OH नेगेटिव आयन के साथ OH नेगेटिव आयन के साथ निकलने वाला हाइड्रोजन एटम निकलने वाला हाइड्रोजन एटम उस कार्बन का होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या क्या होती है? कम होती है। ये चीज आप लिखकर आ सकते हो एग्जाम में कि जहां हाइड्रोजन एटम का नंबर पहले से ही कम है उस कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, क्योंकि वो प्राइमरी के मुकाबले सेकेंडरी होगा और सेकेंडरी के मुकाबले टर्सरी होगा। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं मैं आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो चलो, हमने देखा कि जब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का हमने डिहाइड्रेशन करा तो हमें 95% स्ट्रेंथ वाला कंसनट्रेट H2SO4 लेना पड़ा और टेम्परेचर भी ज़्यादा रखना पड़ा। जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा तो हमें जो H2SO4 का हमने जो परसेंटेज लिया, स्ट्रेंथ लिया, वो 60% ने ही काम कर दिया और टेम्परेचर हमने 100 डिग्री C में ही काम कर लिया अपना। तो इससे हमें पता चला कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है और सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसान है। पर यदि आप टर्सरी अल्कोहल ले लो, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक टर्सरी अल्कोहल लेते हैं। चलो, हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 ले लो और यहाँ भी CH3 ले लो और यहाँ ले लो OH। ये टर्सरी अल्कोहल है। इसे आप कह सकते हो टर्सरी यानी तृतीयक। 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये ले लिया हमने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल और इसका हमें डिहाइड्रेशन करना है। तो इसके डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको H2SO4 भी 20% स्ट्रेंथ वाला चल जाएगा। 20% H2SO4 ले लो आप और टेम्परेचर आप 100 डिग्री C ले लो। गर्म करोगे तो पक्की बात है कि इस कार्बन से तो OH निकलना है। ये ठीक है। अब ये तीनों कार्बन एक ही जैसे हैं, कभी सोचोगे तीनों अलग अलग हैं। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, किसी से भी निकल जाएगा। मान लो हम इससे निकाल देते हैं, इस वाले से। ठीक है, हमने इससे निकाल दिया तो यहाँ निकल गया ये -H2O। प्रोडक्ट बताओ। हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C और ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है, तो यही तो बना प्रोडक्ट। अब यदि इसका नाम बताना आपको तो नंबरिंग आपको ऐसा करनी पड़ेगी 1 2 और 3। क्या नाम होगा? दूसरे नंबर पर ये एक साइड चेन है मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन वाला एल्कीन है ना, प्रॉप 1 इन। इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। तो अब देखो, तीनों में आप कंपैरिजन करके देखो। तीनों में आप जो अल्कोहल थे, प्राइमरी अल्कोहल का जब हमने डिहाइड्रेशन करा तो हमने जो H2SO4 यूज़ करा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल यूज़ करा, सेकेंडरी में उससे कम, और टर्सरी में देखो 20% स्ट्रेंथ वाला H2SO4 है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना उससे आसान है और प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना सबसे ही ज़्यादा आसान है। इसलिए इस सीक्वेंस को आप याद रखोगे बिल्कुल। ठीक है, चलो अब हम हेडिंग लिखते हैं मैकेनिज्म की। एक हेडिंग लिखो, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ
डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। चलो डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का जब मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले एक बात सीखनी है कि दो तरह का डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब भी आप करोगे या तो आपको मिलेगा डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी ओलेफिन्स, और या फिर आपको ईथर मिलेगा। तो एक बार तो हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, एक बार तो मैकेनिज्म ओलेफिन का डिस्कस करते हैं कि ओलेफिन कैसे बनता है अल्कोहल से, और एक बार हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ईथर कैसे बनता है। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। तो हेडिंग लिख लो आप हेडिंग लिखो नंबर 1 करके, नंबर ए लिख दो, चलो नंबर ए में आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन्स, यानी फॉर्मेशन का मतलब निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओलेफिन्स, कि हम अल्कोहल से ओलेफिन्स कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से ओलेफिन्स कैसे बनता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी अल्कोहल से ओलेफिन्स बनाने की रिएक्शन। मान लो आपके पास एक अल्कोहल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। कौन सा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है ना, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। और इस इथाइल अल्कोहल को हमें गर्म करना है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से तो H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH, और ये निकल जाएगा, तीर के नीचे मैं लिख देता हूँ -H2O, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ मुझे, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया है इसका नाम है 2 कार्बन एथ और डबल बॉन्ड ईन, या फिर हम कह सकते हैं इसे इथाइलीन। क्या कह सकते हैं, इथाइलीन। ये एक ओलेफिन्स है, क्या है, ओलेफिन्स ही तो है। आ रहा ना समझ में। ये तो हमने एक रिएक्शन लिख दी, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे हम कि वास्तविकता में ये रिएक्शन होती है कैसे। इसके स्टेप लिखेंगे, जल्दी से पोज करके लिख लो आप, अगले पेज पे मैं तीनों स्टेप एक साथ लिखवाऊंगा। इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है, लिख लो जल्दी से। लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो क्या होगा, हम इसके मैकेनिज्म को सीखेंगे अब। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। यहाँ लिख लो हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो अल्कोहल है उसमें एक प्रोटॉन जुड़ेगा आके, प्रोटोनेटेड का मतलब प्रोटोनीकृत, प्रोटोनीकृत का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें प्रोटॉन जोड़ दिया गया है। तो आपका जो अल्कोहल होगा उसमें एक प्रोटॉन जुड़ेगा, हमने पता है, हमें इस बात का पता है। देखो हमने क्या करा, हमारा रिएक्शन ये था CH3 सिंगल बॉन्ड, चलो ऐसे नहीं मैं बताता आपको, एक काम करते हैं, देखते हैं ट्राई करके। ये था हमारा रिएक्शन, देखो ये इथाइल अल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आपने गर्म किया है इसे, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया है। तो हमारा जो कंसंट्रेट H2SO4 है वो किस तरीके से आयनों में टूटता है, देखो ये H2SO4 है, एक मिनट, H2SO4 है, H2SO4, आपको पता है H2SO4 कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटता है। अब होगा क्या
कि आपके पास अल्कोहल है CH3, ध्यान से समझना, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल में एक प्रोटॉन जोड़ना है, जब तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, प्रोटोनीकृत अल्कोहल। इसमें ये H पॉजिटिव आके जुड़ जाता है। आपको पता है इसके पास 2 लोन पेयर होंगे ना, इनमें से एक लोन पेयर इसे दे दिया जाएगा। ये जो तीर का निशान हम लगाते हैं ना, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के लिए लगाते हैं, ध्यान रखना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसे दिया जाएगा तो ये तो इसके पास जुड़ेगा आगे फिर, तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति ये बनेगी, देखो, ये तो हमारा CH3 है, सिंगल बॉन्ड, ये हमारा CH2 है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये O है, ये H है, और ये वाला H भी इसमें जुड़ गया आके। चलो ऊपर जोड़ दो या नीचे जोड़ दो, पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, क्योंकि H आया तो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके आया। तो ये जो स्पीसीज बनी ना यहाँ, ये तो था अल्कोहल, अल्कोहल में H पॉजिटिव जुड़ा है, तो हम कहेंगे H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी तो कहते हैं हम, तो अल्कोहल में प्रोटॉन जुड़ा है तो इसे कहेंगे हम कि ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। इसे आप कह सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो कि क्या बना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या फिर आप लिख सकते हो ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। तो पहला स्टेप तो ये होता है, मैकेनिज्म का पहला स्टेप है कि फॉर्मेशन होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। H2SO4 ऐसे आयनों में टूटेगा, फिर वो अल्कोहल में एक H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जुड़ेगा, जुड़ गया, और ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल या ऑक्सोनियम आयन बन गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, लिखेंगे हम स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो आपका ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, इससे H2O रिमूव हो जाएगा, ये इतना हिस्सा H2O, ठीक है। तो हम हेडिंग लिख सकते हैं रिमूवल, हम हेडिंग लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। और एक चीज और जोड़ देता हूं, टू फॉर्म, मतलब क्या बनने के लिए, टू फॉर्म कार्बोनियम आयन, यानी इससे क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा। कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ। ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहाँ लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर 2 H जुड़े हुए हैं, एक H तो यहाँ जोड़ दिया, एक H यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब होगा क्या, इसमें से H2O निकलेगा अलग। H2O कैसे निकलेगा, आपको पता है इस बॉन्ड, ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, और आपको ये भी पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे इधर, और यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इतना हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा है ना, ऐसे पेन से लिखना चाहिए, ये जो इतना हिस्सा है, इतना H2O, एक मिनट, ये अलग हो जाएगा यहाँ से, समझ रहे हैं ना आप। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के थे ऑक्सीजन के पास चले गए, तो इधर तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो होगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस H2O, ये बना। अब यहाँ जो हमारे पास ये स्पीसीज बनी ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, आपको पता है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे आप क्या कह सकते हो, कार्बोनियम आयन। या फिर ऐसा कर लो कि इसे यहाँ से हटा दो, यहाँ तीर के नीचे लिख दो आप -H2O,
और इसका नाम लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में, ये बन गया कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन बन गया हमारा। ये हुआ दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमारा जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल था उसमें से H2O अलग हुआ, जिससे कार्बोनियम आयन बना। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, लिखते हैं स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, ये जो आपका कार्बोनियम आयन है ना, इसमें से यहाँ से एक प्रोटॉन निकल के भागेगा। और वो प्रोटॉन पता क्यों निकल के भागेगा, क्योंकि वो इसका इंतजार कर रहा है। इसका देखो, इसे देख रहे हैं आप, वो इसका इंतजार कर रहा है। H2SO4 कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है, करेक्शन कर लेना, यहाँ छूट गया था, HSO4 लिखना चाहिए था, यहाँ HSO4। इसे सही कर देते हैं, चलो यहाँ लिखेंगे हम HSO4 नेगेटिव। अब ठीक हो गया। तो ये यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा यानी प्रोटॉन निकलेगा, वो इसमें जुड़ेगा जाके, और इसमें जुड़ेगा, तो इस वजह से वो यहाँ से निकल रहा है। तो स्टेप नंबर थर्ड की हेडिंग हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप नंबर थर्ड की हेडिंग हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोनियम आयन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन से एक प्रोटॉन को हमें निकालना है। कार्बोनियम आयन से किसे निकालना है, प्रोटॉन को। ये हमारा कार्बोनियम आयन है, हमने लिखा, चलो ऐसे लिख देते हैं CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, होगा क्या कि जब इसके पास आएगा ये HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव इसके पास आया, और HSO4 नेगेटिव जब इसके पास आया तो होगा क्या कि यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इस जगह, और यहाँ से आपको पता है कि H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से बाहर, और वो H पॉजिटिव इस HSO4 नेगेटिव से मिलेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2SO4। H2SO4 बन गया, और यहाँ इस कार्बन के पास 2 H बचे, डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी 2 H, और इसका पॉजिटिव चार्ज इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इसके पास। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, इथीन कह दो या इथाइलिन कह दो। तो ये 3 स्टेप में आपको इस चीज़ को समझना है, मैकेनिज्म को। समझ में आ रही ना बात, 3 स्टेप में आपको मैकेनिज्म को समझना है। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहला स्टेप बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, H2SO4 ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये जो आपका एल्कोहल है CH3CH2, यह एल्कोहल है हमारा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये H पॉजिटिव, ये वाला जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव इसमें जुड़ेगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दिए जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसमें से H2O निकलेगा, और हमारे पास बन जाएगा कार्बोनियम आयन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बोनियम आयन था इसमें से प्रोटॉन निकलेगा, और वो प्रोटॉन HSO4 नेगेटिव यानी इससे जुड़ेगा, जिससे H2SO4 बन जाएगा, और मेन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ओलिफिन। तो इस तरह बनते हैं ओलिफिन्स। जल्दी से पोज करके लिख लो आप, लिख लिया बेटे, ठीक है। चलो, ये तो ओलिफिन का प्रिपरेशन या मैकेनिज्म हुआ, ठीक है, या फॉर्मेशन हुआ। अब हेडिंग नंबर बी लिख लो आप, हेडिंग नंबर बी लिखो फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब हमें सीखना है कि ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम करते हैं तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से या तो ओलिफिन बनेगा यानी एल्कीन बनेगा, जो बनाना सिखा दिया, मैकेनिज्म आपको सिखा दिया, या फिर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनेगा ईथर। तो ईथर कैसे बनेगा उसे सीखते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं ईथर बनाने का। एग्जांपल लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। देखो कौन सा है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, प्लस HOCH2CH3। तो इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिया, एक तो ये है एक तो ये है, और हमने इसे गर्म कर दिया। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो आपको पता है जब आप इसे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा, होगा ये कि एक तरफ से तो H निकलेगा और एक तरफ से निकलेगा OH। इस तरह नॉर्मली बच्चों को सिखाया जाता है, ऐसे होगा रिएक्शन। ठीक है, तो होगा क्या देखो, यहाँ हम तीर के नीचे लिख देंगे -H2O, जब भी तो डिहाइड्रेशन कह रहे हैं इस रिएक्शन को। और मेन प्रोडक्ट हमारा आया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या लगाऊं, सिंगल बॉन्ड O, ये वाला O लिखा मैंने, ये वाला, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया हमारा ईथर। डाई इथाइल ईथर ही तो कहते हो आप इसे, इथाइल इथाइल ईथर या डाई इथाइल ईथर। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, चलो हेडिंग लिखते हैं मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में पहला स्टेप देखते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप वही है कि आपका जो अल्कोहल है उसमें एक प्रोटॉन जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग को हम लिखेंगे, हाँ पहले हेडिंग को लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यह है, ध्यान से समझना बिल्कुल। CS सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, एक मिनट रुको, पहले एक चीज करनी थी, पहले H2SO4 को तोड़ के भी तो दिखाना था। H2SO4 कैसे टूटता है, H2SO4 कैसे टूटता है, ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटता है। अब आपको लेना है अल्कोहल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ले लिया अल्कोहल। और ये H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन इसमें जुड़ेगा, ये प्रोटॉन इसमें जुड़ने के लिए आया, तो आपको पता है इसके पास क्या है, लॉन पेयर हैं दो, एक लॉन पेयर इसे दे देगा और ये प्रोटॉन इसमें जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, पुराना H नया H ऊपर जोड़ दिया और पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। आप ब्रैकेट में एग्जाम में लिख के आओगे बिल्कुल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये बन गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आपका जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इसमें से क्या निकलता है, इतनी चीज क्या निकलता है, H2O। स्टेप नंबर सेकंड, रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनीकृत एल्कोहल से पानी का निकल जाना। तो प्रोटोनीकृत एल्कोहल क्या है, ये है CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, एक H ऊपर है, एक H इधर है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, यानी हेट्रोलाइसिस होगा इसमें। और जब हेट्रोलाइसिस होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप चाहो तो तीर के नीचे लिख सकते हो -H2O, और यहाँ लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये पॉजिटिव। ये बन गया क्या, कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बोनियम आयन बना। बिल्कुल ऐसे ही दो स्टेप हमने तब पढ़े थे जब हम डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन यानी ओलिफिन्स बना रहे थे। अब क्या होता है कि ये जो आपका कार्बोनियम आयन होता है ना, ये अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम, थर्ड हेडिंग अलग है उससे, ओलिफिन के फॉर्मेशन से अलग है तीसरा स्टेप। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम रिएक्शन ऑफ कार्बोनियम आयन, रिएक्शन ऑफ कार्बोनियम आयन जो ये बना विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को ऐसे लिख सकते हो ना आप, कार्बोनियम आयन का एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे रिएक्शन होगा। ये हमारा कार्बोनियम आयन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये हमारा कार्बोनियम आयन है, और ये अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरा ये वाला मान लूँ मैं, ये तो पहला था, ये दूसरा है CH3 CH2OH, ये लिख दिया मैंने OH पहले लिख दिया, यहाँ CH2 लिख दिया, और यहाँ CH3 लिख दिया। अब आपको पता है कि इसके पास दो लोन पेयर हैं, है ना, दो लोन पेयर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर की ज़रूरत है, तो एक लोन पेयर इसे मिल जाएगा ऐसे। यदि एक लोन पेयर इसे दे दिया तो बॉन्ड बनेगा, पक्की बात है, और बॉन्ड बनेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा फिर इसके ऊपर, क्योंकि लोन पेयर इसने दिया है। ठीक है, देखो एक मिनट, यहाँ से लोन पेयर यहाँ गया इस वाले कार्बन पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा देखना जरा, प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये CH3 लिखा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ऊपर क्या जुड़ा हुआ है H, और फिर CH2 है ही आगे और CH3 है, पर अब पॉजिटिव चार्ज तो इसके ऊपर आ गया ना ऑक्सीजन एटम के। तो यहाँ जो ये प्रोडक्ट हमें मिला है इसे हम कह सकते हैं ऑक्सोनियम आयन, इसे आप ऑक्सोनियम आयन कह सकते हो, ऑक्सोनियम आयन। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सोनियम आयन है इसे ईथर में बदलने में सिर्फ एक कमी है कि किसी तरीके से ये जो H पॉजिटिव है वो वहाँ से रिमूव हो जाए, यहाँ से हट जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो अगला जो फोर्थ स्टेप होगा वो आपके समझ में आ गया होगा, क्या होगा फोर्थ स्टेप में, क्या होगा बताओ। फोर्थ स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ऑक्सोनियम आयन, ये हेडिंग लिख सकते हो, या फॉर्मेशन ऑफ ईथर भी लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिमूव करना है बस। यह है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, और ये हमारा H है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये आया हमारा, प्रोटॉन को छीनने कौन आया होगा, ये आया होगा जो पहले स्टेप में यहाँ आयनों में टूट के HSO4 नेगेटिव बना था, ये यही तो आया होगा प्रोटॉन को छीनने। तो यहाँ मैं लिखूँगा प्लस करके HSO4 नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। और होगा क्या कि इस बॉन्ड के
दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन एटम के पास रह जाएंगे, यानी हेटेरोलाइसिस होगा इसमें, और ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल के इसके साथ जुड़ेगा और बनेगा H2SO4, जिसे हम बाद में लिख देते हैं प्लस H2SO4, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, जिसे आप कहते हो डाई इथाइल ईथर। तो हमने यहाँ एक बात सीखी कि आपके पास यदि अल्कोहल है और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आप कर रहे हो, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन यानी ओलिफिन भी बन सकता है, और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर भी बन सकता है। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वे या तो एग्ज़ाम में पूछेंगे कि अल्कोहल के हाइड्रोकार्बन से ओलिफिन बनाने का मैकेनिज्म बता दो आप, या अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आप ईथर बनाने का मैकेनिज्म बता दो, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही मैकेनिज्म है। तो ये दोनों टाइप के मैकेनिज्म आने चाहिए। हमने ए में क्या पढ़ा था, देखो हमने ए में क्या पढ़ा था, ए में पढ़ा था ये था ए, फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन्स। फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन में हमारे पास अल्कोहल था, अल्कोहल से हमने ओलिफिन बनाया था। ठीक है, आ रहा ना समझ में? तो यहाँ से मैं एक बार फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ आपको 2 मिनट में सारी चीज़। हमारा ये मेन टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, या अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि किसी कंपाउंड से H2O का एलिमिनेट होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ओलिफिन्स व ईथर प्राप्त होते हैं, या तो ओलिफिन मिलेगा या ईथर। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए उन्हें एसिड के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, एसिड के साथ गर्म करेंगे। इस रिएक्शन को 2 टाइप से किया जा सकता है। अल्कोहल को या तो कंसनट्रेट H2SO4 या फिर कंसनट्रेट H3PO4 के साथ गर्म करो, या अल्कोहल की वेपर्स को एलुमिना Al2O3। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि ये जो Al2O3 है ना, ये लुईस एसिड है, ये भी एसिड है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ये क्या है, लुईस एसिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ लुईस एसिड। ठीक है, तो या तो आप उसे कंसनट्रेट H2SO4 H3PO4 के साथ गर्म करो, या फिर अल्कोहल की वेपर्स बनाओ और उन्हें एलुमिना के ऊपर प्रवाहित करो। ठीक है, अगली बात फिर हमने पढ़ा कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का ईज, सुगमता। हमने पढ़ा कि टर्सरी अल्कोहल सबसे आसानी से पानी छोड़ देता है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे मुश्किल से, और प्राइमरी सबसे मुश्किल से। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और अगले पेज पे टर्सरी देखे तो हमें पता चला कि प्राइमरी अल्कोहल से यदि डिहाइड्रेशन आपको इसका करना हो तो 95% कंसनट्रेट H2SO4 चाहिए, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में 60% स्ट्रेंथ वाला H2SO4 चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल में 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और कौन सा कम। ठीक है, चलो अगली बात फिर हमने पढ़ा टर्सरी अल्कोहल। इसमें 20% H2SO4 ही चाहिए और टेम्परेचर 100 डिग्री C पर ही इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। फिर ये तो हमने बेसिक बातें करी थी। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन में 2 तरह का पढ़ना है, एक तो ओलिफिन बनाना सीखना है यानी अल्कीन, और एक सीखना है ईथर बनाना। तो ओलिफिन बनाने के लिए हमने इस रिएक्शन को लिया कि इथाइल अल्कोहल को गर्म करा हमने कंसनट्रेट H2SO4 के साथ और इथीन बन गया। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हमने समझा। कैसे समझा? सबसे पहले हम समझा पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। H2SO4 ऐसे टूटता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये जो अल्कोहल है इसमें ये प्रोटॉन जुड़ा आके यहाँ। ठीक है, एरो इधर को दिखाते हैं जिधर को इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ये H पॉजिटिव यहाँ जुड़ा, जिससे आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। दूसरे स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से क्या निकल के गया, H2O, और आपका बन गया कार्बोनियम आयन। तीसरे स्टेप में कार्बोनियम आयन से फिर क्या निकला, एक प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जिससे आपका बन गया एल्कीन। तो एल्कीन बनाने वाले मैकेनिज्म में कितने स्टेप हैं, 3।
फिर हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर में हमने रिएक्शन लिए दोनों इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करा, H2O रिमूव हुआ तो डाई इथाइल ईथर बन गया। इसका नाम यदि आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लेना, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या है? डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर बन गया यहाँ। इसके मैकेनिज्म में 4 स्टेप हैं, ध्यान रखना। पहले स्टेप में हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल ही किया है जैसे वहाँ किया था। दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ H2O किया है जैसे वहाँ किया था। देखो यहाँ से भी क्या रिमूव हुआ है? H2O। दूसरे स्टेप में यहाँ से ये इतनी चीज़ रिमूव हुई है, इतनी चीज़ देखो H2O यहाँ से रिमूव हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या हुआ? वहाँ तीसरे स्टेप में क्या हुआ था? वहाँ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हुआ था कार्बोनियम आयन से। यहाँ तीसरे स्टेप में जो कार्बोनियम आयन है वो अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सोनियम आयन से ये निकलना है प्रोटॉन। तो चौथा स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, H पॉजिटिव रिमूव होता है जो HSO4 नेगेटिव के साथ जुड़कर क्या बना देता है? H2SO4, और मेन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है ईथर। ठीक है, समझ में आई ना बात? जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। मेरा कहना तो यह है कि आपको मेरे साथ साथ लिखना चाहिए। और आज मेरा दूसरा वीडियो था इस बोर्ड पर। जैसे ही मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, मैं सीधा लाइव आना शुरू कर दूंगा और आपका टाइम भी सेट कर दूंगा कि 11th 12th और BSc की क्लास किस किस टाइम चलेंगी डेली। ऐप आ जाएगा तो ऐप पर भी क्लास का टाइम शेड्यूल हो जाएगा, सब कुछ। जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगा। बस आप अपनी मेहनत का ध्यान रखो कि आपको लगातार परिश्रम करना है। यदि ज़िंदगी में कुछ करना है तो बेटे मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में करनी पड़ेगी मेहनत। सही दिशा में तो समझते हो? ऐसा नहीं कि सुबह उठ के और किसी दीवार पे धक्का मारना शुरू कर दो कि सर मैंने तो सुबह से बहुत मेहनत करी, दीवार तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं सर की। तो ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा जो सही दिशा में ना लगाई गई हो, ना की गई हो। मेहनत को सही दिशा में करना बहुत ज़रूरी है और सोच समझ के सही दिशा में कार्य यदि आप करोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, इस बात की 100% गारंटी है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको सफलता ना मिले। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, पर ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड हमारी परीक्षा लेता है, बस और कुछ नहीं। वो यूँ देखता है कि इस बंदे के अंदर कितना पेशेंस है, धैर्य कितना है, कितना लंबा समय तक ये फाइट कर सकता है। वो जितने लंबे समय तक फाइट करवाता है ना, उतनी ही बड़ी सफलता हमें देता है। ईश्वर ऐसा ही तो है। ठीक है। तो बस आज हम इतनी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।